आपके लिए बहुत जरूरी है कि यह प्रैक्टिस दोनों परीक्षाओं में काम देगी आपको, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी। इन परीक्षाओं में इन प्रैक्टिस में आपको परीक्षा से रिलेटेड सवाल दिखेंगे, जो परीक्षा से रिलेटेड सवाल जो अलग अलग परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको समझाता हूं कि जब भी किसी एक एग्जाम के लिए पढ़िए तो केवल उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर को मत हल करिए, केवल उसी एग्जाम के ही सवालों को मत हल करिए। उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आप अगर टेट सुपर टेट दे रहे हैं तो आपको सेंट्रल लेवल की सभी परीक्षाएं, खास करके डी ट्रिपल एस बी, खास करके केबीएस और जितनी भी परीक्षाएं एनवीएस जितनी भी होती है उन सबके एग्जाम्स को नोटिस करना चाहिए। आपको सीटेट के पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको अगर अदर स्टेट के एग्जाम को भी देखना है तो उसको भी देखिए, रीट की परीक्षा के सवाल देखिए, आप बीपीएससी का देखिए, एमपी का देखिए, मतलब हर एक एग्जाम्स के पैटर्न को फॉलो करिए। इवन मैं एक दिन ऐसे ही रैंडमली सर्च कर रहा था तो मुझे केरल केरल के टीचिंग का एग्जाम का कुछ प्रश्न दिखा और उनकी भाषा में भी था और अंग्रेजी में भी था, तो इसलिए मैंने उन प्रश्नों को भी शामिल किया। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उतनी वरीयता, उतनी वैरायटी आपको दे सकूं जो आपके लिए आपकी तैयारियों को बेहतरीन बनाता हो। सभी का स्वागत है, सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए, क्लास की शुरुआत करें और सभी लोग प्रॉपर इस वीडियो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ये मेरे लिए एक रिगार्ड है और मेरे लिए आपकी तरफ से जो भी आउटपुट है वही है। बाकी मैं शुरुआत करता हूं, आप मेरे साथ सवालों की तरफ चल जाइए। यहाँ पर पहले सवाल से मैं आपको इन्वॉल्व करता हूं, आज की इस क्लास को शुरू करता हूं। इसमें देखिए पहला सवाल आपके सामने क्या है, ध्यान से मेरी बातों को नोट करिएगा कि एक शानदार सवाल से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और यह सवाल ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि हर परीक्षा में आपके सामने देखने को मिलता है। सवाल है कि कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले, मतलब जो वर्तमान उम्र चल रही है उससे 6 साल पहले कमला का विवाह हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है, मतलब जो प्रेजेंट उम्र है ज्यादा ही होगी विवाह के समय की, और कितनी है, 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 10% है। जितनी उसकी इस समय प्रेजेंट एज है उसके 10% उसके बेटे की उम्र है। अब हमसे पूछा उसके बेटे की उम्र अर्थात पुत्र की उम्र बताओ कितनी होगी। देखिए हम सब एज रिलेशन जब पढ़ते हैं तो इस बात को जरूर नोटिस करते हैं कि यह है वर्तमान स्थिति, ये आज का जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं। आज से 6 साल पहले, देखिए लिखा है साफ साफ, 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ था। 6 वर्ष पूर्व जो कमला की उम्र, भाई विवाह के समय भी उसकी उम्र रही होगी और वर्तमान में भी उसकी उम्र है कमला की, लेकिन इनके बीच एक रिलेशन है और वह रिलेशन क्या है, 1/1/4, जिसको अगर आप भिन्न में प्रॉपर लिखिए तो 5/4 कह सकते हैं। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली भिन्न की तरह समझिएगा, समझ रहे हैं। अब आप इसको कह क्या सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर कह हम ए सकते हैं कि अगर उसकी उम्र, बहुत नोटिस करिएगा, चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, कह ए सकते हैं कि अगर उसकी उम्र विवाह के समय 4 थी तो अभी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सवाल पढ़िएगा, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की उम्र की 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान उम्र की 10% है। तो हमसे जो सवाल पूछा गया है कि आप मुझे कंफर्म करो कि यहाँ पर उसके बेटे की उम्र कितनी है। प्लीज सभी लोग फोकस करें, 1 सेकंड मुझे समय दे दे, तब तक सवाल को आप लोग हल। एक बात को नोट करना चाहिए और वह एक बात ये है, क्या बात है मैं आपको बता दूं, कि जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा बराबर रहता है। फिलहाल यहाँ पर उस अंतर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुपातिक अंतर है वो अनुपातिक अंतर कितने का है, 1 का है। जबकि रियल अंतर की बात करो तो रियल अंतर यहाँ पर 6 है। तो हम 1 की तुलना तुरंत किससे करेंगे पता है, 6 से करेंगे। अगर 1 की तुलना आपने 6 से किया तो मैं कह दूं जब कमला का विवाह हुआ था तो 24 साल की रही होगी, 6 चौके 24, और इस समय वर्तमान में 6 साल बाद 6 पंचे उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। मतलब कमला का विवाह जब उस हुआ था तब उसकी उम्र 24 वर्ष की थी और 6 साल बाद आज वर्तमान में जब कमला जी रही हैं तो उनकी उम्र इस समय 30 साल है। अब इस समय उनको एक बेटा भी है, करेक्ट है, उनको एक बेटा भी है और बेटे की उम्र वर्तमान आयु की 10% है। 10% का मतलब अगर आप लोग जानते हैं तो परसेंट हटता है बटा 100 होता है, अर्थात हम इसको 1/10 कहते हैं, या 30 गुणे 1/10 हो गया। इसको खत्म कर दीजिए। इस समय जो उनका बेटा है वर्तमान में उसकी उम्र इस समय 3 साल है। जैसे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। उसके पुत्र की आयु इस समय कितने साल की है, 3 साल की है। इस तरह से ऐसे सवालों को निर्धारित करते हैं। फिर से एक बार समझा दूं, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो आज वर्तमान में हम जी रहे हैं। हमसे मतलब इस समय से 6 साल पहले कमला का विवाह हुआ था। क्वेश्चन ने कहा है कि वर्तमान में, देखिए लिखा होगा साफ साफ, उसके विवाह के समय उसकी आयु की एक सही, जो वर्तमान उम्र है विवाह के समय की
1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 को हम 5/4 लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि जब विवाह हुआ था तो उसकी उम्र 4 थी, तो अभी 5 हो गई। ये एक प्रकार से रेशियो रिलेशन है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 1 बराबर अगर आप 6 कर दें तो यह कैलकुलेशंस उम्र को कंपेयर कराएगा। 1 बराबर 6 करने से हमको पता चलेगा कि विवाह के समय उसकी उम्र की थी और अभी उम्र उसकी कितनी हो गई। और वर्तमान में जो उम्र है उसका 10% करिएगा, उसके बेटे की उम्र आ जाएगी। बेटे की उम्र इस समय पहला ऑप्शन 3 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं लेकिन समझिए बस इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए। सवाल सब शानदार है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि नवीन जानता है, नवीन एक व्यक्ति है, वह यह जानता है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 161 है। पहली चीज तो सम संख्या आप लोग जानते रहे। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटती है, जिसके अंत में 2 4 0 2 4 6 8 होता है, वह सम संख्या होती है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं अगर वो क्रमागत लिखी गई हैं तो उन सभी संख्याओं के बीच अंतर 2-2 का होता है। कहीं से भी 8 संख्याओं को आप उठाएंगे जो अगर सम है तो उनके बीच 2-2 का डिफरेंस होता है। इनका जो औसत दिया गया है 161 दिया गया है। क्या दिया गया है? औसत 161 दिया गया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है, क्या हो जाएगा? मैं आपको इसके लिए एक नोट लिखवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से मेरी बात को बस सुनिएगा केवल, और कुछ नहीं। क्या लिखवाता हूं? अगर मैंने कभी आपको या कभी भी कोई सवाल में क्रमागत संख्याएं दे, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है? जिसमें पदों का अंतर समान होता है। पदों का अंतर समान होता है, ठीक है, पदों का अंतर समान रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्या, ठीक है। जिसमें जैसे अगर हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो पहली संख्या अगर n होती ना तो दूसरी संख्या n+2 होती, ऐसे तीसरी संख्या n+4 होती, ऐसे बढ़ते चले जाते और 8वीं संख्या तक पहुंचते। और औसत के बारे में सब जानते हैं कि औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है। हम लोग इसका उपयोग करके हम लोग यहाँ पर n का मान निकालते तो पहली संख्या प्राप्त होती, और लास्ट में जाते अंतिम संख्या निकालते। और हमसे क्योंकि पहली संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या मतलब लास्ट संख्या, दोनों का योग पूछ रहा है। लेकिन आपको एक बात दिमाग में रखना है, औसत की जब औसत के पैटर्न को पढ़ते हैं, औसत के सवालों को करते हैं, और हमारे पास औसत के लिए अगर क्रमागत संख्याएं हमको मिलती हैं तो क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो एक फार्मूले पर काम करता है। चाहे जैसा समूह हो, चाहे जितना बड़ा समूह हो, चाहे जितना छोटा समूह हो, चाहे जिस प्रकार का क्रमागत अंतर हो, चाहे अंतर 2 का हो, चाहे अंतर 2000 का हो, अगर समूह क्रमागत का है तो औसत होता है क्या पता है? पहली संख्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा आप क्या कर दो? 2 कर दीजिए। यही होता है किसी भी ऐसी समूह का, जो संख्याओं का समूह है जो क्रमागत है, अगर उनका औसत आपसे कोई कह दे कि आप औसत बताओ क्या होगा, तो ध्यान रखना कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होगा। इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म करिए। अब औसत क्योंकि क्रमागत संख्याओं का 161 दिया हुआ है और हमसे सवाल में सबसे बड़ी मतलब अंतिम संख्या जो लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो सबसे छोटी संख्या होगा, इन्हीं का अगर योग पूछा है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे पहली संख्या प्लस सबसे लार्जेस्ट अर्थात सबसे अंतिम संख्या बटा 2 बराबर 161 करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बराबर 161 गुणे 2 कर दें। मतलब केवल और केवल आपको 161 को 2 से गुणा करना है। 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 2 1 के 2 1 3, 322 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। किसी भी पैटर्न को, किसी भी फार्मूले को इधर उधर करने की जरूरत आपको लगाने की नीड नहीं है। मतलब अगर आपको 8 क्रमागत संख्याएं दिया था, 8 दे या कुछ भी दे, जैसे अगर आप ऐसे सवाल को देख रहे हैं और हमारे मन में चल रहा होगा कितनी संख्याएं होंगी, कैसे उनको सोचें, इन सब की कोई जरूरत नहीं। यहां पर 8 का कोई रोल ही नहीं बनकर आ रहा है, समझ रहे हैं? आपको जब भी कभी ऐसे सवाल मिले जो क्रमागत हो तो सिंपल करिए कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 ही औसत होता है। अब औसत गुणा 2 कर दीजिए, अपने आप पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ निकल आएगा। जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे मैंने आपसे कहा 1991, करेक्ट है, 1992, ऐसे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। अब बताइए इसके बीच अर्थात औसत वर्ष क्या होगा, मध्य वर्ष क्या होगा? यही हमसे पूछता है, मध्य वर्ष या औसत वर्ष हमसे पूछ रहा है,
ये क्या होगा? आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रत्येक वर्ष है उनके बीच का अंतर क्या क्या है? बोलिए। अंतर तो एक एक का है, अर्थात अंतर समान है। ठीक है, अंतर क्या है? समान है। मतलब इसको भी कहते हैं क्रमागत है। अब ऐसी केस में अगर आपसे औसत पूछ ले तो आपको पहला वर्ष एक 1991 है, अंतिम वर्ष जो जी रहे हैं हम लोग 2025 है, जो जाने वाला है बटा 2 कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि बीच का वर्ष क्या होगा। अब आप देखिए, जोड़िए, 5 1 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, 9 1 10 शून्य हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4, 4016 बटा 2 कर दीजिए, तो 2000 कितना हो जाएगा? 8। 2008 इनके बीच का अंतिम बीच का वर्ष था। 2008 वह साल था जो 1991 और 2025 के बीच में आएगा। जो इनके बीच में आएगा वह वर्ष आपके सामने है। इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम लोग नोट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हल भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल नोट करिए और अगले सवाल पर आप आइए। अगला सवाल आपके सामने मैं ला रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल देखिए, एक शानदार सवाल है। क्वेश्चन क्या है पढ़ता हूं, बताता हूं। रुपए x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर वही ब्याज प्राप्त होता है जो y को 7.5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। अब इसने हमसे कहा x तथा y का मान बताओ क्या होगा, अनुपात बताओ क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर हमसे कभी कोई साधारण ब्याज कहता है तो हमको टेंशन खत्म होती दिखती है, क्योंकि साधारण ब्याज 99% सवाल ऐसे बनाता है जो आपकी एकदम उंगलियों पे रहता है। बस सोच और प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज हम सबको पता है प्रतिवर्ष समान ब्याज देता है। प्रतिवर्ष क्या देता है? समान ब्याज देता है। हर साल आपको बराबर ब्याज ही देता है। कौन देता है? साधारण ब्याज। हर साल आपको बराबर ब्याज देता है साधारण ब्याज। अब आप समझो, हमको जब कभी आप कहते हो कि सर मुझे 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए क्या होगा, तो हम कहते हैं कुछ मत करिए, जो आपका मूलधन है उसका 20% निकाल दीजिए, क्योंकि मैं समझ गया कि हर साल मुझे 5% का ही ब्याज मिलेगा। अब जैसे ये सवाल है, मेरे पास x रुपए था, x रुपए था, और इसका मुझे क्या करना था? 9% करना था, और कितने साल के लिए करना था? 5 वर्ष के लिए करना था। मतलब हमने x रुपए को लिया और इसका मैंने 9% ब्याज दर से इसको मैंने 5 वर्ष तक निवेशित कर दिया। ठीक है, जबकि मेरे पास y रुपए था और मैंने इसको 7.5% ब्याज दर पर 4 वर्ष तक के लिए निवेशित कर दिया। और जो हमको ब्याज प्राप्त हुआ, किसी ने कहा कि ये दोनों ब्याज आपको बराबर बराबर प्राप्त हुआ। ब्याज हमेशा दर और समय का कॉम्बिनेशन होता है। ए हो गया इसका ब्याज और ए हो गया इसका ब्याज, और यह दोनों मूलधन है x और y। इसी x y का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो हमको समझ में आ गया कि इस परसेंटेज का कोई अर्थ अब रह नहीं गया। खत्म कर दीजिए, गायब कर दीजिए। अब आप बाकी चीजों पर ध्यान दीजिए। बाकी चीजों पर क्या ध्यान देना है? 9 पचे 45 है। ठीक है, ये 9 पचे 45 है। x गुणे आप कर सकते हैं, मतलब एक तरह से लिख सकते हैं क्या कि 45 इंटू एक्स, जबकि इधर हो जाएगा 7 ये 30 वाई हो जाएगा, 30 वाई हो जाएगा। 15 तिया 45 होगा, 15 दूना 30 होगा, मतलब x बटे वाई, क्योंकि x और y का रेशियो बनाना है। 2 वहीं रहेगा, 3 यहां जाएगा, इनके बीच 2 अनुपाते 3 का अनुपात नजर आएगा, जो आपको डी विकल्प में देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन समझ में आ रही बात है? यस, डी ऑप्शन 2 अनुपात 3 इस तीसरे सवाल का करेक्ट आंसर उन धनराशियों का है जिन धनराशियों में पहली धनराशि को 9% की ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था, दूसरी धनराशि को 7.5% की ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। उनके बीच, उन धनराशियों के बीच 2 अनुपात 3 का अनुपात दिख रहा है। तो आप सभी लोग तीसरे सवाल के लिए राइट सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का आपके सामने आ रहा है। कितने वर्षों में 800 रुपए, मेरे पास अगर 800 का धन है, 800 का धन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। हमारा जो ब्याज के कैलकुलेशन का मोड है वो छमाही है। देखिए यहां पर लिखा है अर्धवार्षिक है। ब्याज के कैलकुलेशन का मोड हमारा अर्धवार्षिक है, मतलब हम साल भर में 2 बार ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। साल भर में हम 2 बार ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मेरा प्रिंसिपल है जो कि 800 रुपए है, और ये हमारा अमाउंट है जो हमको प्राप्त हो रहा है 926 रुपए 10 पैसे।
हमको कहा गया है कि यहां से यहां तक का जो ये परिवर्तन हुआ है इस 10% की ब्याज दर पर हुआ है, जो कि अर्धवार्षिक कंसीडर की जा रही है। अगर आप में से किसी को थोड़ी भी बहुत जानकारी है चक्रवृद्धि ब्याज की, अर्धवार्षिक में सबको पता होता है कि दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। जबकि जो समय होता है, ठीक है, जो समय होता है वो समय आपका हो जाता है, पता है, 2 गुना हो जाता है। अब आपको देखिए मैं कंफर्म करके देता हूं, अपने आप आंसर आएगा। पहला काम एक करिए कि आप यहां से दशमलव हटा दीजिए। जैसे हटाएंगे यहां दो, मतलब यहां पर दशमलव हटाते समय 2 जीरो यहां बढ़ जाएगा, तभी वो हट ही पाएगा। एक इससे इसको खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हम 10% की बात करें तो 10% का जब आधा करेंगे, 10% का जब आधा करेंगे तो यह 5% हो जाएगा। 5% को अगर हम भिन्न में बनाएंगे, परसेंट हटते ही बटा 100 होता है, 5/20 होगा। 5 एक के 5, 5 बिसाह में 100 अर्थात 1/20 हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि यह 20 से 21 हो रहा है, लेकिन आपको यहां से यहां तक का जो चेंज दिख रहा है वह 20 का क्यूब दिख रहा है, 20 का क्यूब, और यह आपका 21 का क्यूब है। अगर हम इतना घन और वर्ग जानते हैं तो यह जानते हैं कि 20 का क्यूब ही 8000 होता है और 21 का क्यूब ही 9261 होता है। क्यूब हमको बता रहा है कि यहां से यहां तक अर्थात 8000 से यहां तक होने में 3 हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, 3 बार हमें कन्वर्जन अर्थात 3 बार परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। अब 3 बार परिवर्तन, भाई 6-6 महीने को अगर हम 3 बार यूज करें तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, कितनी बार 6 महीने यूज किया आपने, 3 बार किया। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने अगर 3 बार यूज किए जाएंगे तो 18 माह हो जाएगा, और 18 माह को वर्ष में कन्वर्ट करिए तो 18/12 अर्थात 1.5 साल हो जाएगा। 1.5 साल तक के इस निवेश के बाद आपका यह धन जो 800 रुपए था वो 926 रुपए 10 पैसे 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर होगा। देखिए गलतियों से हम 3 साल लगाएंगे जबकि 3 गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो समय आता है समय का दूना करके प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल समय आपको 1.5 लेना पड़ेगा क्योंकि दूना करने से 3 होगा। तो राइट सोल्यूशन ऑप्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा। और इस सवाल को याद रखिएगा, अभी आप बीपीएससी का एग्जाम देख लेना, DRE 2 का, वहां पर यह सवाल आपको फेस करने को मिला था, पीआरटी में मिला था, मतलब ऐसा नहीं कि जूनियर में मिला है। तो आप पीआरटी के अंतर को, पीआरटी के पैटर्न को कमजोर मत मानिए, पीआरटी के पैटर्न को मानिए कि कुछ ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं जो आपको औरों की तुलना में कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं। तो इनसे डरिए, इनको ऑब्जर्व करिए और समझिए कि स्थिति आपके सामने है। करेक्ट है। हम क्योंकि छमाही कर रहे हैं, छमाही के अनुसार 3 छमाही लग रही है। 3 छमाही खुद ही सोच लीजिए, अगर आप कोई पेपर देते हैं तो 3 छमाही कितने साल में आएगी, 1.5 ही साल में तो आएगी। तो 1.5 साल इसका उत्तर होगा। ऐसे भी बर्बर सोचा जा सकता है। ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। चौथा सवाल डन होता है। 5वें पर आइए, एक नियमित बहुभुज। अब नियमित बहुभुज किसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं तथा तथा कोण समान हो, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं तथा कोण क्या हो, समान हो, वही रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज। वर्ग जो चतुर्भुज होता है, 4 भुजाएं 4 कोण होते हैं। रेगुलर हेक्सागन सुना होगा, समखटभुज। ये जितनी भी आकृतियां हैं, ये सारी की सारी आकृतियां रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। कह रहा है एक रेगुलर पॉलीगन है, नियमित बहुभुज है, जिसका प्रत्येक आंतरिक मतलब ईच इंटीरियर एंगल जो है वह 135 डिग्री है। तो बहुभुज के भुजा विकर्णों की संख्या किसके बराबर है, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या। जैसे विकर्ण कैसे होता है पता है, मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाता हूं। अगर कोई हम बहुभुज लें, कोई बहुभुज लें तो विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण डायगोनल जिसको हम लोग कहते हैं। विकर्ण हमेशा विपरीत शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। विकर्ण त्रिभुज से नहीं आती है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं हो। अगर आप हमसे कोई कहे कि त्रिभुज में विकर्ण बताओ तो विकर्ण हमेशा विपरीत शीर्ष बिंदुओं को मिलाने से होगा, तो इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अगर हम चतुर्भुज ले लें, जैसे देखिए चतुर्भुज ले लिया, तो यहां पर विकर्ण हम निकाल सकते हैं। ए विकर्ण होगा, कितने विकर्ण, 1 और 2, 2 विकर्ण आए। अगर मान लो पंचभुज ले लिया, देखिए पंचभुज हम ले रहे हैं, ये 2 2 4 1 5, 5 भुजाएं है ना। विकर्ण देखो ऐसे बनेगा, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दे, 2 हो गया, इसको इससे मिला दे 3 हो गया, इसको इससे मिला दे 4, इसको इससे मिला दे 5।
कितने विकर्ण हो गए? 5। ऐसे कोई भी बहुभुज ले लीजिए तो उसके विकर्णों की संख्या को अभी ऐसे तो बना ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला होता है। विकर्ण का जो फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होता है। ये फार्मूला होता है। n का मतलब भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं होती हैं भुजाओं की संख्या लिख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, इसमें कितने विकर्ण आपने निकाले? 2। पंचभुज में कितना निकाला? 5। कैसे निकल रहा है इसका फार्मूला समझिएगा। सबसे पहले अगर n मतलब भुजाओं की संख्या की बात करिए इसमें, तो 4 भुजाएं हैं। 4 गुणे 4 माइनस 3, 1 बटा आप 2 कर दीजिए। 2 दूना 4 होता है, तो कितनी भुजाएं हो गई? कितने विकर्ण हो गए? 2। बनकर आया। अगर ये पंचभुज है तो 5 भुजाएं हैं, 5 गुणे 5 माइनस 3 बटा आप 2 कर दें, तो यहां 2 इसको काट देगा तो कितने विकर्ण बनकर आएंगे? 5। ऐसे किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या मतलब n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होती है। अब एक चीज और यहां समझने की जरूरत है, जैसे आपको ये जो सवाल दिया है इसमें भुजाओं की संख्या नहीं दे रखा है, इसने हमको उसका आंतरिक कोण बताया है। तो आंतरिक कोण अगर पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि किसी बहुभुज में कितने भुजाएं होती हैं। इसको भी जानने का सिस्टम समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारा एक बहुभुज है, ध्यान से देखिएगा, सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज है, और त्रिभुज मान लो समबाहु है। त्रिभुज क्या है? समबाहु है। समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर आप लोग जानते हैं थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है। अभी मैं इसका भी फार्मूला डेवलप कर देता हूं। प्रत्येक आंतरिक कोण, समझिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, कोई बताए? किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। सभी बराबर होते हैं, ए भी 60 होता है, ए भी 60 होता है, ए भी 60 होता है। और अगर यह समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा बताइए? सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग होता है 300, कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब इस सभी अंतः कोण अगर किसी भी बहुभुज का निकालना हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। किसी भी बहुभुज के लिए, कोई भी बहुभुज होगा उसके सभी अंतः कोणों को निकालने का योग निकालने का फार्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए त्रिभुज था और त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालना है तो 3 माइनस 2 1 कर दीजिए, गुणा 180 कर दीजिए, वैसे भी निकल गया। एक बात और बता देता हूं, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? सभी बाह्य कोणों, सभी बाह्य कोणों का योग आपको बता दूं 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खंडभुज, कोई भी बहुभुज होगा, अगर उसके सभी बाह्य कोणों का योग अगर आपको निकालना है तो बरबल बता दीजिए 360 होता है। एक बात और मैं बता दूं, कोई भी बहुभुज होगा, कोई भी बहुभुज होगा, उस बहुभुज के सभी, देखिए अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर हम लिख दे प्रत्येक अंतः, प्रत्येक अंतः मतलब अगर हम अंतः की बात करें, और प्रत्येक बाह्य, प्रत्येक बाह्य, जो कोणों का योग होता है ना हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे अगर आप मुझसे कह दें कि हमारे पास यह जो त्रिभुज लिखा हुआ है, भाई त्रिभुज का अंतः कोण कितना है? 60 है। 180 मतलब बाह्य अगर निकालना है, बाह्य का मान अगर x है तो बराबर 180 कर दें, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा बताइए? 120 डिग्री हो जाएगा। इस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। अगर हमसे आप यही पूछते कि एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? क्योंकि सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 है, तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण कर देने से हमको पता चल जाएगा कितनी भुजाएं इसमें हैं। तो पता चल गया 3 भुजाएं हैं। जैसे अगर हम इस सवाल को कर रहे हैं, जो सवाल आपके सामने था, प्रत्येक आंतरिक आपको दिया था, हम ऐसी केस में प्रत्येक बाह्य निकाल दें। प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए कुछ नहीं, बस 180 से 135 अर्थात प्रत्येक आंतरिक को घटा दीजिए। जब घटाया तो आया 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री आ गया। अब 45 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण है, और हमको अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है, जैसे भुजाओं की संख्या n, ठीक है, ये भुजा हो गई, तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा आप x कर दीजिए, अर्थात प्रत्येक बाह्य कोण कर दीजिए। तो 360 बटे आप 45 कर दीजिए, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 अठे 24। कितनी भुजाएं हो गई बताएं? 8 हो गई। प्रत्येक बाह्य कोण की मदद से आपने भुजाओं की संख्या निकाल दी 8। अब हमको निकालना क्या है? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला बताया। विकर्णों की संख्या के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया क्या? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n मतलब कितनी भुजाएं हैं? 8।
8 गुणे 8 माइनस 3 कर दीजिए, बटे आप 2 कर दीजिए। 2 चौके 8 है और 8 से 3 निकला 5 होता है, 5 चौके 20, अर्थात कुल कितने विकर्ण आ रहे हैं? 20 विकर्ण आ रहे हैं। ये कितना बढ़िया सवाल था, एक ही सवाल में पूरा चैप्टर करवा लिया, पूरा टॉपिक करवा लिया, पॉलीगन क्या क्या होता है। शॉर्ट में आपने काफी चीजें इसमें समझ ली है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल भी हो जाएगा। 5वां सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल, एक वर्ग की परिवृत्त। अब परिवृत्त को अभी हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसको लेकर के डिटेल करना पड़ेगा मुझे। एक हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे अंतःवृत्त, ध्यान दीजिएगा, हालांकि करने को सवाल बता दें बट वही है ना कि इट विल टेक टाइम, मतलब इसको समझाने के लिए पूरा टॉपिक समझाऊं, अलग से सेशन करूं तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अंतःवृत्त परिवृत्त, और है बहुत आसान, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतःवृत्त परिवृत्त, इसको लेकर के एक सेशन 1 घंटे का मैं करवाता हूं, जिसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त को लेकर के हम सब समझा देंगे। बनता कैसे पता है? जैसे वर्ग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग है, बहुत आराम से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक वर्ग है, परिवृत्त का मतलब इसकी सतह को, इसकी शीर्ष बिंदुओं को टच करती एक वृत्त जाए। व्यास का मतलब क्या होता है? जो विपरीत बिंदुओं को मिलाए, वह रेखा जो सेंटर से होकर जाए वही व्यास कहलाती है। अब व्यास अगर देखा जाए तो इस वर्ग का विकर्ण है, अगर देखा जाए तो वर्ग का विकर्ण है। देखिए करने को करा दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। अब विकर्ण आपको कितना दे रखा है? विकर्ण आपको 15√2 दिया है। अगर हमारे पास कोई वर्ग है, ये जैसे वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई होती है वह होती है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू क्या होती है? भुजा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई √2 इंटू भुजा होती है। अब क्योंकि विकर्ण की लंबाई 15√2 दे रखा है अपने को, ठीक है, तो आप भी लिख दीजिए √2 इंटू भुजा। भुजा मतलब क्या लिख दीजिए? a कर दीजिए। तो √2 से कटा तो a का मान बताएं कितना हो गया? 15। अर्थात वर्ग की भुजा आपके सामने 15 सेंटीमीटर हो गई। हालांकि मैं इसको पूरा सेशन अच्छे से करूंगा एक टॉपिक, लेकिन फिर भी इतना तो समझ ही रहे कि 15 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो गई। यहां से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, वृत्त की परिधि पूछी जा सकती है, जो अलग अलग डिमांड सवाल की बन सकती है, वो सब कुछ इस सवाल पर आ सकता है। छठा डन होता है। 7वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पता है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, ये देखिए त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर कर दिया मैंने। अगर एबीसी एक त्रिभुज है, मैंने लिख दिया AB बराबर AC, 2 भुजाएं बराबर कर दो, त्रिभुज का नाम समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यस। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजाएं, असमान भुजाएं मतलब 8, ये जो विपरीत भुजा है वही असमान मान लीजिए, और समान भुजा दोनों 5-5 कर दिया इसने। अब हमसे कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या है। इसके लिए भी फार्मूला है, इसके लिए भी समद्विबाहु त्रिभुज का जब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए सूत्र मैंने क्लास में लिखवाया होगा। क्या होता है पता? b/4, आप इसको a मानिए, इसको a मानिए और इसको b मानिए। b/4 √4a² माइनस b²। आप इसका उपयोग कर लीजिए, अपने आप क्षेत्रफल आ जाएगा। बट मैं चाहूंगा कि ऐसे मत करिए, आपको करने का एक सिस्टम बताता हूं। भाई त्रिभुज कोई भी हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस मतलब आधार और हाइट मतलब ऊंचाई। आप एक काम करो, यहां से इससे पर एक लंब डालो, लंब का मतलब है ऊंचाई हो गई त्रिभुज की जब आधार a है। अब दूसरी चीज ये होगा कि यहां से जब लंब पड़ेगा करके तो यह 8 2 भागों में बढ़ जाएगा, यह 4 होगा, यह 4 हो जाएगा क्योंकि 8 था टोटल। अब आप इसको एक त्रिभुज की तरह काउंट कर लो, और त्रिभुज में यह समकोण है तो यह समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस का नियम आपने पढ़ा होगा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कई बार आपको बताया हूं कि अगर 5 कर्ण है तो 4 यह है तो 3 यह हो जाएगा। अभी कहां से आया? इसके लिए अगर आपको जैसे x का मान निकालना था तो √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 से 16 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपके सामने हाइट तो 3 हो गई और यह बेस पूरा का पूरा 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया जो इस फार्मूले से चलिए तो 1/2 बेस कितना है? 8 है, और हाइट कितना है? 3 है। 2 चौके 8 है, 4 तियां कितना है बताएं? 12 है।
तो 12 हम लोग वर्ग सेंटीमीटर लगा सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, जो फार्मूला आपके सामने यहां दिया है इसका भी उपयोग करके आप आंसर कर सकते हो। तो राइट सोल्यूशन 7वें का आप देख पा रहे हैं, 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, जो कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट्स कॉल्ड द समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों को, ये आंकड़े मेरे पास दे रखे हैं, आरोही का मतलब होता है बढ़ता, छोटे से बड़ा, क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है तो आंकड़े की माध्यिका 63 है। मीडियन जो दिया है वो मीडियन आपका 63 है। मीडियन का मतलब होता है बीच में जो रखा है, जैसे हाथों की उंगलियों में बीच की फिंगर, ये मिडिल फिंगर कहलाती है। जैसे रामायण में या महाभारत में पांडव 5 भाई थे, तो जो बीच में थे वही माध्यिका है। जैसे कोई समूह अगर प्रॉपर सिक्वेंशियल रख दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए, तो बीच का मान ही माध्यिका कहलाती है। तो इसने कहा अगर हम आंकड़ों को व्यवस्थित करें बढ़ते क्रम में, और ऑलरेडी देखिए बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो माध्यिका इसने हमको दे रखा है 63, तो यक्स का मान हमसे इसने पूछा है। मैं आपको बता दूं, देखिए 29 है, फिर 32 है, फिर 48 है, 50 है, तो पक्का यह जो समूह दिया है ये बढ़ते क्रम में दिया है। माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने की पहली डिमांड होती है कि आंकड़े व्यवस्थित हों, ग्रुप्ड हों, बढ़ते या घटते क्रम में हों। दूसरी डिमांड होती है कि आंकड़ों की काउंटिंग देखो, जैसे काउंटिंग का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ये आंकड़े सम हैं, मतलब आंकड़े आपके क्या है बताइए, सम हैं। सम का मतलब है कि आंकड़े ऐसी स्थिति में है कि हम लोग यहां पर एक वैल्यू को माध्यिका नहीं बना सकते। जैसे मैंने कहा रामायण में 5 भाई थे पांडव, तो उनकी माध्यिका क्या थी, जो बीच में थे वो माध्यिका हो गई। लेकिन महाभारत में बता रहा हूं पांडव की, रामायण में राम भगवान 4 भाई थे ना, तो अब उनकी माध्यिका निकालने में 2 लोग माध्यिका में आएंगे, क्योंकि वहां पर एक एक लोग किनारे होकर 2 लोग बीच में आएंगे। जब आंकड़े सम होते हैं तो माध्यिका का रूल होता है n/2, ठीक है, प्लस n/2 + 1 डिवाइड बाई 2। अब n का मतलब कितना है, n का मतलब 10 है, तो 10/2 करिए, पांचवी वैल्यू फिफ्थ, और 5 + 1 मतलब छठवीं वैल्यू, पांचवी प्लस छठवीं वैल्यू डिवाइड बाई 2। अब देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी x है, छठवीं x + 2 है। हम लिख क्या सकते हैं, x + 2 बटा 2 बराबर आप लिख दो 63। तो 2x + 2 बराबर कितना होगा, 63 दूना 126। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 124। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 छंगे 12 और 2 दूना 4, 62। तो 62 यहां पर माध्यिका हो जाएगी, x का मान हो जाएगा जो d दिया हुआ है आपके सामने। 62 इसका राइट सोल्यूशन 8वें सवाल का है। सभी लोग इसको पॉइंट करिएगा। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल था। आप में से जितने लोग हमें बता सकते हैं कंफर्म करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, क्या एक त्रिभुज PQR है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज एडवांस के रखे हुए हैं इसमें, कोई नहीं, हम लोग अर्थमेटिक भी कर रहे हैं तो एडवांस भी करना हमारी जिम्मेदारी है। भुजा कह रहा QR को यस तक बढ़ाया जाता है, इसको यस तक बढ़ाया जाता है, ठीक, और बाह्य कोण PRS, बाह्य कोण जो हमारा PRS है वह 100 डिग्री हो जाता है, 100 डिग्री। इसने एक बात और कहा है कि RP = RQ, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो PQR की माप पूछ रहा है, मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आइए फटाफट जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। सबसे पहले जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण की स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनिएगा। एक तो सिंपल मैं बता दूं कि ए अगर भुजा दोनों बराबर हैं तो यह जो त्रिभुज है आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है। इसका मतलब ये दोनों कोण, अगर यह ए है तो यह भी ए होगा, अर्थात यह दोनों कोण बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी त्रिभुज में बहिष्कोण देखिए तो बहिष्कोण का मान अपने विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब a + a 2a बराबर 100 डिग्री लिख सकते हैं, अर्थात a का मान आपका 50 डिग्री हो जाएगा। a का मान 50, तो दोनों 50-50 हो जाएंगे, राइट सोल्यूशन हो गया। 50 आप लोग पहला विकल्प लगा सकते हैं। और भी तरीका था इसको हल करने का, जैसे क्या कि अगर यह 100 था तो पक्का 80 हो जाएगा, और त्रिभुज का नियम कहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है। इस हिसाब से दोनों मिलकर 100 होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो 100 का आधा 50 होता है। 50-50 आप वैसे भी पॉइंट कर सकते थे, आंसर आपका बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
स्थिर गति मतलब होता है फिक्स स्पीड, ठीक है, कि चाल से चल रही ट्रेन, एक रेलगाड़ी है, समान दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में पार करती है। ऐसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, दो, एक नहीं दो हैं, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति ऐसे चल रहे हैं। ट्रेन क्या करती है, एक व्यक्ति को, ट्रेन आती है, रेलगाड़ी आती है, समान दिशा में व्यक्ति भी जा रहे हैं और ट्रेन भी जा रही है। अब ट्रेन क्या करती, एक व्यक्ति को तो 8 ही सेकंड में पार कर लेती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को पार करने में 8.4 सेकंड लगते हैं। पार करने में ट्रेन क्या करती है पता है, उनकी स्पीड, जैसे हम अगर किसी को चलकर पार करें तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी स्पीड को देखते हैं कि हम उससे ज्यादा चल रहे हैं कि नहीं। अगर हम उससे ज्यादा चलेंगे तभी उसको पार कर पाएंगे। ट्रेन ज्यादा तेज से चल रही तभी पार कर सकती है। स्थिर गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, जबकि यहां पर दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी? आप में से जितने लोग बता सकते हैं फटाफट हमें बता दें, कितना आंसर हो जाएगा, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी? ट्रेन दोनों परिस्थितियों में, दोनों व्यक्तियों की दशाओं में समान स्पीड से चल रही थी। समान स्पीड से जब ट्रेन चल रही थी, मैं आपको कंफर्म कर दूं, तो समान स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। आप ऐसे भी समझिएगा, दोनों के पार करने का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है बताएं? डिफरेंस कितना है ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेन पार करी है दोनों को, तो यस माइनस 4.5 अपनी स्पीड से इसकी स्पीड को घटाई है, उसी प्रकार से यस माइनस यहां पर कितना करी है, 6 करी है। अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि थोड़ा सा डिफरेंट हमारे लिए हो रहा है सवाल, बट करना तो चाहिए हम लोगों को, और ऐसे के लिए हमें टॉपिक भी पढ़ना चाहिए। फिलहाल मैं आपको हिंट करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ट्रेन अगर चलकर पार कर रही है, ट्रेन का ड्राइवर है और ट्रेन का गार्ड है, ट्रेन की अपनी एक लेंथ है और ट्रेन की अपनी एक स्पीड है, तो ट्रेन समान लंबाई, जो लंबाई होती है एक्चुअली वही दूरी होती है, और व्यक्ति को पार करना, किसी खंबे को पार करना, तो ट्रेन बराबर लेंथ को पार करती है। ऐसी स्थिति में ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करती है। तो हमारा फोकस यहां दूरी ज्ञात करने पर, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को पार करने में दूरी ही कंसिडरेबल होगी। अब आपको दूरी निकालने का सिस्टम सबको पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। जब ट्रेन ने पहले व्यक्ति को पार किया था तो उसकी स्थिति क्या थी पता है? ए स्थिति थी, ए स्पीड हो जाती। और कितने समय में पार किया था पहले व्यक्ति को ट्रेन ने? लिख दीजिए 8 सेकंड में। अब उसी को ध्यान से देखना है, वो सेकंड है और चालें किलोमीटर प्रति घंटे में है, जो ट्रेन की, जो व्यक्तियों की चालें दी गई है। इस सेकंड को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा? सेकंड को हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो 3600 लिख सकते हैं, हालांकि इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी तरफ वही ट्रेन जब इस दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है, जिस व्यक्ति की चाल, नहीं पहले की चाल है ना ये आपकी, एक सेकंड, अच्छा अलग अलग समय में पार करिए ना, कोई नहीं, देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, ऐसे देख लीजिए, पहले व्यक्ति सही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की स्पीड ये है, ट्रेन ने पहले व्यक्ति जिसकी स्पीड कितनी थी? 4.5 थी, 4.5 थी। इसको, ये चाल है, इसको कितने समय में पार करी थी? 8 सेकंड में पार करी थी। सही है भाई, हमने गलत नहीं लिखा है। जबकि दूसरी तरफ वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति की, जिसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पार करी है 8.4 सेकंड में। बटा 3600 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो अपने आप कट जाएगा जी। हाँ, आज थोड़ा सा है डिफरेंट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लीजिए। देखिए अब आपको यहां पर क्या करना चाहिए, जैसे यहां दशमलव लगा दें, यहां ये लगा दीजिए, जीरो खत्म हो जाएगा। 20 चौके, देखिए यहां पर 4 से करिए, 4 दूना 8, 4 1 4 हो गया, 4 20 साम में हो गया, 20 यस हो जाएगा, यस मतलब ट्रेन की चाल। 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 80 10 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो गया। और यहां पर कितना हो जाएगा? 21 यस हो जाएगा, और 21 छक्के 6 के 6, 6 दूना 12, 126 हो गया। इसको इधर कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा पता है? यस हो जाएगी ट्रेन की चाल। इसको उधर लेकर जाइए तो 26 और 10 36 हो जाएगी। तो यहां पर ट्रेन की स्पीड कितनी थी बताएं? 36 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बहुत ही आराम से कर सकते थे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ट्रेन दोनों स्थितियों में समान दूरी ही तो तय करेगी,
और ट्रेन जब कभी किसी व्यक्ति को, खंबे को, पेड़ को, इन सबको पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे कोई रेलगाड़ी है, अगर वह प्लेटफॉर्म पर चलते किसी व्यक्ति को पार करती है, ट्रेन की अपनी, क्योंकि आपको मैंने टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाया है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा हो, बट जब मैं इसको डिटेल करा दूंगा तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही और लगेगा। इसमें एक सवाल होता है जब चोर को पकड़ने वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले इसको चाल दूरी समय में बताया जाता है, फिर ट्रेन में बताया जाता है। अब जब डायरेक्ट मिलेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आपको होगा ही। ए गार्ड है, ट्रेन की अपनी लेंथ है, ट्रेन की अपनी स्पीड है, ट्रेन इस गति से जा रही है और इस व्यक्ति को तभी पार कर पाएगी जब ट्रेन की स्पीड उस व्यक्ति की स्पीड से ज्यादा हो। अगर ट्रेन की स्पीड S1 है, व्यक्ति की स्पीड S2 है, तो ट्रेन पार करने में क्या समय लगाई पता है? अपनी दूरी को अपने चालों के डिफरेंस से पार करेगी। और वही विपरीत दिशा में चलने का कॉन्सेप्ट होता है, व्यक्ति इधर आ रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, ऐसे। तो इस समय ट्रेन की अगर लेंथ है, ट्रेन की स्पीड है, व्यक्ति की स्पीड है, तो ट्रेन इसको पार करती है तो अपनी ही लंबाई को अपने चालों के योग से पार करती है। मैं इसको डिटेल कराता हूं, आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सेशन काफी बेनिफिशियल था, काफी स्ट्रांग था, अच्छा था, लेकिन समझ में भी आया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सभी सवालों को नोट कर लीजिएगा और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर दीजिएगा। क्या फील हुआ, कुछ डिफरेंट फील हुआ, कुछ अलग लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।